गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू उमंग कोचिंग क्लासेस। उमंग कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीजी बोर्ड क्लास 6 साइंस के चैप्टर 4 सेपरेशन ऑफ मैटर के बारे में। किस प्रकार से हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं एक मिश्रण में, यानी कि एक मिक्सचर से हम किस प्रकार उसके पार्टिकल्स को हम किस प्रकार सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम जानेंगे। हम ना सिर्फ डेली एग्जांपल्स को डील करेंगे, पर हमारे जो बड़े बड़े एग्जांपल्स यानी कि जो इंडस्ट्रीज में सेपरेशंस होते हैं, फैक्ट्रीज में जो सेपरेशन होते हैं, उन्हें भी हम डील करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। चैप्टर 4 सेपरेशन ऑफ मैटर। एक बहुत ही सिंपल डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, एक नींबू पानी के एग्जाम्पल। आप सभी नींबू पानी से अवगत होंगे, आप सभी को पता होगा कि नींबू पानी क्या है, और आप ये भी जानते हो कि नींबू पानी को बनाने का तरीका क्या है। तो आइए हम आज सब एक साथ मिलकर नींबू पानी बनाने को शुरू करते हैं। किस प्रकार से नींबू पानी को बनाएं। तो नींबू पानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अ ग्लास ऑफ वाटर। चाहिए ना बच्चों? हम एक ग्लास में पानी ले लेते हैं, उस पानी में हम मिक्स करेंगे लेमन यानी कि नींबू। हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, उसके बाद हम उसमें नींबू निचोड़ेंगे यानी कि लेमन को स्क्वीज करेंगे। स्क्वीज करने के बाद हम उसमें थोड़ा शुगर ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करते ही हमारा जो लेमन वाटर यानी कि नींबू पानी रेडी हो जाता है। इस प्रोसेस से हम सब अवगत हैं, हम सब इस प्रोसेस को अच्छे से जानते हैं। तो एक्चुअल में जो लेमन वाटर का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा जो लेमन वाटर बन गया, ये क्या है? एक मिक्सचर है। और ये किन चीजों से बना? लेमन, वाटर, सॉल्ट, शुगर, इन सब चीजों से मिलकर ये लेमन वाटर बना है ना। तो लेमन वाटर एक मिक्सचर हो गया। किन चीजों का मिक्सचर हो गया? सॉल्ट, वाटर, शुगर, लेमन, इन सब चीजों का मिक्सचर हो गया। और अगर हम डेली एग्जांपल्स की तरफ आगे बढ़े तो ORS का घोल आता है। ORS का घोल यानी कि जब लोगों का तबियत खराब होता है, पेट में लूज मोशंस होते हैं, डायरिया होता है, तो हमारे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ORS का जो अगर हम घोल पी लेते हैं तो हम ठीक हो जाएंगे। तो जो ORS का घोल होता है, इसमें भी कुछ इसी टाइप के मिक्सचर होते हैं जिनका हम सेवन करके, इनको हम यूज करके अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स का रिलीफ पा पाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में थर्ड एग्जांपल है इंडस्ट्रीज का स्मोक। जो फ्यूल पार्टिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा रिलीज किया जाता है, ये फ्यूल पार्टिकल्स में ना सिर्फ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, बट ऐसे गैसेस भी होते हैं, पॉइजनस गैसेस, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होगा या मीथेन गैस ही होगा। जो भी गैस फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से रिलीज होता है, ये सब हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। दिस फ्यूल, दिस स्मोक ऑल्सो इंक्लूड्स, इनमें डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये तीन तो हमने बेसिक एग्जांपल्स देखे। अब हम कुछ और एग्जांपल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो पार्टिकल मिक्सचर के फॉर्म में, इनके अंदर क्या चीजें हैं, है ना। ये जो हमारा मिक्सचर बना, ये किन चीजों से बना, इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमें ये जानना है कि द substances which form the mixture, the substances which form a mixture are called constituents of mixture। आपको विजिबल है? वो substances जिससे मिक्सचर बनता है, वो substances जिससे मिक्सचर बनता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? constituents of mixture। वो सब्सटेंस जिससे मिक्सचर बनता है ना, वो सब्सटेंस जिससे मिक्सचर बन रहा है, उन्हें हम क्या कहेंगे? कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर। तो लेमन वाटर के केस में हमारा कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर क्या हो गया बच्चों? लेमन, वाटर, सॉल्ट एंड शुगर। ठीक है, क्लियर है आपको? जिन चीजों की मदद से वो जो मिक्सचर है वो बन रहा है, उन्हें हम क्या कहेंगे? कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर, क्योंकि उस मिक्सचर में वो सब पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्लियर आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके नेक्स्ट, जैसे आप चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट में आपका ये टेबल बना हुआ, इस टेबल को हमें फिल करना है और समझना है कि हमारे डे टू डे एग्जांपल्स में जो आते हैं, जो हमारे पास एग्जांपल्स है, उनमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वेरी फर्स्ट है वो है एयर। एयर में क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल एक्सेट्रा, और भी चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट आइए, वीट टेकन फ्रॉम द फील्ड, यानी कि अगर हम खेत से
वीट यानी कि गेहूं की फसल को काटेंगे तो हमारे पास क्या अवेलेबल होगा? हमारे पास होगा वीट, हमारे पास होगा हस्क, हस्क यानी कि जो उसका भूसा होता है, हमारे पास होगा कुछ ग्रास, है ना। ये सब चीजें हमारे पास अवेलेबल होंगी अगर हम गेहूं को डायरेक्ट खेत से काट कर आ रहे हैं तो। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में ये पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर यानी कि तालाब का जो पानी होगा। अब तालाब के पानी में क्या क्या चीजें अवेलेबल हो सकती है? सोचिए, क्या तालाब के पानी में सिर्फ पानी होगा? नहीं, उसमें और भी चीजें अवेलेबल होंगी। फॉर एग्जाम्पल सोचिए क्या होगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, है ना, कुछ कीड़े होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ इंसेक्ट्स होंगे, नो डाउट यहाँ पर वाटर भी अवेलेबल होगा, कुछ ग्रासेस अवेलेबल होंगे, मड अवेलेबल होगा, बहुत सारी चीजें अवेलेबल होंगी। फिर आइए सॉइल। सॉइल यानी कि मिट्टी। मिट्टी को अगर बनना होगा, आपने अपने आसपास मिट्टी तो ऑब्जर्व किया ही होगा। अब मिट्टी में से कौन कौन से पार्टिकल होते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो मिट्टी का अगर एग्जांपल है तो मिट्टी में क्या प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली मड, मड प्रेजेंट होगा। और क्या प्रेजेंट होगा? सोचिए बच्चों, सैंड प्रेजेंट हो सकता है इसमें। और क्या प्रेजेंट होगा? मड हो गया, सैंड हो गया, कुछ स्टोन्स पार्टिकल्स, स्मॉल स्टोन्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे किसमें? मिट्टी में, है ना। जब ये सॉइल इन सब चीजों को मिक्सचर कर पाता है तभी एक सॉइल अच्छा सॉइल बन पाता है। अच्छे सॉइल ही एक अच्छे प्लांट को ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। ठीक है, आप सभी को क्लियर है? तो हमारे पास ये जो मिक्सचर है, ये आपने समझ लिया, ये हमारे पास मिक्सचर है। ठीक है, अब इन मिक्सचर के ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स है, यानी इन सब चीजों को मिक्स करने से ही वो मिक्सचर बनता है। क्लियर आप सभी को? मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अभी तक आप मिक्सचर और कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर समझ चुके होंगे कि मिक्सचर क्या होता है और कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर क्या होता है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। The characteristics of a mixture are dependent on the nature of its constituents, है ना। यानी कि आपका जो मिक्सचर है, आपका जो मिक्सचर है वो किस पे डिपेंड करेगा? इंपॉर्टेंट है। आपका जो मिक्सचर है उसके कैरेक्टर्स यानी कि फीचर्स, यानी कि उसका कलर, उसका नेचर, उसकी सॉफ्टनेस, उसकी हार्डनेस, यानी कि जो भी उसके फीचर्स हैं वो सब किस पे डिपेंड करेंगे? ठीक है, ये सब डिपेंड करेंगे उसके कंस्टिट्यूएंट्स पे, यानी कि वो किन चीजों से बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। अगर वो चीजें सॉफ्ट चीजों से बनी हुई हैं तो आपका मिक्सचर सॉफ्ट होगा, अगर आपका मिक्सचर हार्ड चीजों से बना है तो आपका मिक्सचर हार्ड होगा। यानी कि आपके मिक्सचर का नेचर कैसा हो वो किस पर डिपेंड करेगा? आपके मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट पर। ठीक है, क्लियर आप सभी को? अब हमारे डे टू डे लाइफ में हम एक बहुत कॉमन सी चीज को करते हैं। क्या है वो कॉमन चीज? आपने अक्सर देखा होगा जब हम कुछ भी चीज खाने स्पेशली खाने में हम कुछ भी चीज अगर यूज करते हैं तो हम उसमें से पहले यूजफुल पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर चावल आपके देखे होंगे कि आपकी मम्मी लोग चावल को चुनते हैं, उनमें से कंकड़ वगैरह कुछ भी सेपरेट करेंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल जो आप सब्जी वगैरह जो मार्केट से लेके आते हैं उसको भी आपकी मम्मी क्लीन करेंगी, क्लीन करने के बाद ही यूज करती है। ऐसा क्यों करते हैं? है ना, हम अपने डेली लाइफ में हमेशा क्योंकि हमारे पास जो भी चीज अवेलेबल होती है मार्केट से वो हमेशा प्योर फॉर्म में नहीं होती है ना। अगर ये प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो इसको हमें प्योर फॉर्म में बनाना पड़ेगा, है ना। इन ऑर्डर टू मेक इट प्योर, इसको प्योर बनाने के लिए हम कुछ मेथड्स का यूज करते हैं। इन्हीं मेथड्स को हम इस चैप्टर में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर आप सभी को? तो आगे बढ़ते हैं। तो यूजफुल पार्ट और नॉन यूजफुल पार्ट, इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज हम जब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारा यूजफुल पार्ट क्या है, हमारा नॉट यूजफुल पार्ट क्या है, तब तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें उसे सेपरेट कैसे करना है, उन्हें अलग कैसे करना है। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड कि यूजफुल और अनयूजफुल चीजें क्या है। ठीक है, समझ में आप सभी को? तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है राइस। अगर हमें राइस को सेपरेट करना है, अगर हमें राइस को सेपरेट करना है
तो उसमें यूजफुल पार्ट क्या हो जाएगा हमारा राइस, है ना, एज यूजुअल यूजफुल पार्ट क्या हो जाएगा हमारा राइस। उसमें लेस यूजफुल पार्ट क्या होगा, हे, स्मॉल डस्ट, यानी कुछ भूसा होगा उसमें, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, कुछ पत्थर मिल सकता है, ये सब उसमें क्या होगा, क्या होगा बच्चों सोचिए, नॉट यूजफुल पार्टिकल्स। हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर हम चावल बनाएंगे तो हम भूसा थोड़ी ना खाएंगे, हम पत्थर थोड़ी ना खाएंगे, तो हमारी मम्मी लोग क्या करते हैं उनमें से उसको अलग कर देती है। अब कैसे अलग करती है, थोड़ा इमेजिन करिए। इनको हम अलग करते हैं हैंड पिकिंग या सीविंग से। आपने देखा होगा कुछ चीजों को चालने से कुछ चीजें अलग हो जाती हैं, है ना, अब चलनी होता है हमसे चालते हैं, अलग हो जाती है। और कुछ पार्टिकल्स को आपकी मम्मी लोग खुद हाथ से उठा के अलग करते हैं ना, आपने ये सब बहुत कॉमनली देखा होगा। तो जो प्रोसेस हम हाथ से उठा रहे हैं उन्हें हम हैंड पिकिंग बोलेंगे, और जिस प्रोसेस से हम चाल रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सीविंग, यानी कि छानना। ठीक है, नेक्स्ट, टी विथ लीव्स। आपने चाय बनाई होगी या देखा होगा चाय कैसे बनती है। तो जब चाय बनती है, चाय बनने के बाद हमसे छानते हैं कि डायरेक्टली परोस देते हैं, नहीं, हम उसे छानते जरूर है। तो छानने से क्या होगा, जो चाय पत्ती होगी, अदरक के टुकड़े होंगे, ये सब ऊपर छन्नी में छन जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो यूजफुल पार्ट क्या है हमारा, टी, चाय हमारा यूजफुल पार्ट है, और नॉट यूजफुल क्या हो जाएगा, टी लीव्स, जो चाय की पत्तियां हैं, जो जिंजर है, अदरक वगैरह जो भी अगर आप डालते हैं तो ये सब हमारा नॉट यूजफुल पार्ट है। अब इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, द विच मेथड विल बी यूज्ड टू सेपरेट टी विद द टी लीव, सीविंग। हम इसे छानेंगे, है ना, हम इसे छान के अलग करेंगे। ठीक है, क्लियर आप सभी को। नेक्स्ट, वीट। अब वैसे ही गेहूं को हम कैसे अलग करेंगे। अब गेहूं में से यूजफुल पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, आटा होगा ना, तो उसे हम क्या करेंगे, पहले ग्राइंड करेंगे, उसके बाद हमारे पास आटा आएगा। अब आटे को हम चालेंगे, है ना, सीव करते हैं, तो उसमें से एक हस्क वाला पार्टिकल देखोगे आपने, भूसा टाइप से निकलता है, ब्राउन पार्टिकल फ्रॉम द जो आटे से। उस आटे, आप सिर्फ आटा सानते हो, उससे रोटी बनाते हो, जो भूसा होता है उसको आप फेंक देते हो। तो वही जब हम सीविंग आटा वाली बात है कि गेहूं, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम वैसे ही यूज करेंगे। राइस को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट व्हीट को हम डायरेक्टली यूज करते हैं क्या, नहीं, व्हीट को हमेशा हम पिसवा कर, ग्राइंड करके ही यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Why do we need separation? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी हमें किसी को सेपरेट करना है तो हमें सेपरेशन की जरूरत पड़ रही है, बट इज इट एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू सेपरेट। तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सेपरेशन पढ़ने जा रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ये जरूरी है हमारे बेसिक लाइफ में, इज इट इम्पोर्टेंट, क्या बिना सेपरेट के हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो इन सब क्वेश्चंस को हमें आंसर करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट, टू रिमूव द नॉन यूजफुल कंपोनेंट। जब तक हम नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं करेंगे, हमारा जो फूड पार्टिकल है वो हाइजीनिक प्योर नहीं बन पाएगा। इसीलिए हमें सेपरेशन की मदद इसीलिए जरूरत पड़ती है ताकि हम नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को हमारे खाने से सेपरेट कर सकें। ठीक है, क्लियर आप सबको। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू ऑब्टेन अ यूजफुल प्रोडक्ट। जब तक हम नॉन यूजफुल पार्टिकल को सेपरेट नहीं करेंगे, हमें यूजफुल चीज मिल नहीं पाएगा। समझ में आया, क्लियर है आप सभी को। थर्ड, टू ऑब्टेन प्योर मटेरियल। हमें प्योर चीज चाहिए, प्योर चीज चाहिए तो हमें उसमें से इम्प्योरिटीज को तो अलग करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा सेपरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, टू गेट द pure material, to get useful material and to separate non useful components। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। फर्स्ट, टू रिमूव द नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। ऐसा क्यों जाता है, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज होती हैं, चिमनीज होती हैं, उसमें बहुत सारा अनबर्न कार्बन निकलता है, उसमें बहुत सारा अनबर्न का धुआं निकलता है। अब ये जो अनबर्न कार्बन है उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है ताकि जो एयर पॉल्यूशन है वो कम हो सके, रिड्यूस हो सके, कम हो सके। जो फैक्ट्री से, चिमनी से जो डस्ट पार्टिकल, जो कार्बन फॉर्म निकलते हैं, फ्यूम्स निकलते हैं, वो इतने ज्यादा हार्मफुल होते हैं कि अगर उन्हें डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाए, इट कैन लीड टू सीवियर डेथ। बट हमारे आसपास क्या किया जाता है, इन हार्मफुल जो केमिकल्स हैं इनको ट्रीट किया जाता है। इनको ट्रीट करने से हमारे पास जो वो फ्यूल की जो पॉइजनसिटी है, यानी कि जितना वो पॉइजनस है उसका नेचर
कम हो जाता है। कम होने के कारण वो हमारे एनवायरनमेंट को कम हार्म पहुंचा पाता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमारे पास उन जो फैक्ट्रीज है उसमें ट्रीटमेंट नहीं होगा, है ना, अगर उन फैक्ट्रीज में ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं होंगे तो जो हमारे पास स्मोक एज अ अनयूजफुल पार्टिकल रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, वो हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, टू ऑब्टेन अ यूजफुल प्रोडक्ट सी वाटर इज इवापोरेटेड टू गेट सॉल्ट, यानी कि अगर हमें सी वाटर यानी कि समुद्र के पानी को जब हम उबालते हैं तो हमें नमक मिलता है, तो यानी कि वो एक सी वाटर हमारे कोई काम का नहीं, बट हमें उसमें से सॉल्ट चाहिए जो हमारे काम का है। तो हम जब तक सी वाटर को उबालेंगे नहीं हमें सॉल्ट नहीं मिल पाएगा। सो सी वाटर इज व्हाट, सी वाटर इज दैट इंपॉर्टेंट टू गेट यूजफुल कंपोनेंट आउट ऑफ द अनयूजफुल वन। थर्ड आते हैं, टू ऑब्टेन अ प्योर मटेरियल pure sugar crystals are obtained from sugarcane juice whereas impurities remain in the juice। जब हम गन्ने से शुगर यानी कि चीनी बनने के प्रोसेस को करते हैं तो उस समय जो शुगर बन जाता है वो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म है ना, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म। इसके बाद जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो हमारे जूस में रिटेन हो जाती हैं। ठीक है, आप सभी को क्लियर है? आई एक्सपेक्ट अभी तक आप मिक्सचर, constituents of mixture and why do we need separation, इतना आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। To separate components from a mixture we need to know the characteristics of its components। मैंने आपको पहले बताया था जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा जो मिक्सचर है वो किन चीजों से बना है, उसमें यूजफुल पार्ट क्या है, नॉट यूजफुल पार्ट क्या है, तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम जब तक हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा यूजफुल कंपोनेंट क्या है, नॉन यूजफुल कंपोनेंट क्या है, उस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किस मेथड से हमारा जो मिक्सचर है वो सेपरेट हो सकता है। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर, यूजफुल एंड नॉट यूजफुल पार्ट, इसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। To separate the components of a mixture, a particular characteristics of the one component is used। हम किसी एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज कर सकते हैं, हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज नहीं कर सकते। और हमें छांटना बहुत इंपॉर्टेंट, हमें चूज करना है कि हम कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन बेस्ट पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर हमारे लिए। ठीक है, चलिए मेथड्स ऑफ सेपरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारे पास लगभग 11 to 12 मेथड्स है, इसको हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, बट इसके पहले वाला भी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप स्किप कर रहे हैं यहां तक आ तो प्लीज पूरे वीडियो को देखें ताकि अच्छे से आप इस चैप्टर को समझ सकें। फर्स्ट मेथड, हैंड पिकिंग। सो द फर्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन इज हैंड पिकिंग। अब अगर हमें कोई भी पार्टिकल को सेपरेट करना है ना, हमें कोई भी पार्टिकल को अगर सेपरेट करना है फ्रॉम द नॉन यूजफुल कंपोनेंट, हमें सेपरेट करना है फ्रॉम द मिक्सचर, तो हम बेसिकली हैंड पिकिंग मेथड्स का यूज कर सकते हैं। व्हेन द इम्प्योरिटी इन द मिक्सचर इज ऑफ डिफरेंट शेप इट कैन बी सेपरेटेड बाय पिकिंग अप बाय हैंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए मार्बल्स रखे हुए हैं, एक ग्लास है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्बल्स, अलग अलग कलर्स के मार्बल्स हैं। तो दिस कैन बी सेपरेटेड ओनली विद द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। हम सिर्फ उठा के ही अलग कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई टेक्निक यहाँ पे बेस्ट सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मेथड है ना, हमें देखिए यहाँ पर ग्लास ऑफ मार्बल्स दिख रहा है, रेड कलर, येलो कलर, ब्लू, ग्रीन, अलग अलग कलर्स के हैं। तो इनको सेपरेट करने के लिए हम हैंड पिकिंग का यूज कर सकते हैं। हमें यह समझना है कि हम हैंड पिकिंग कब यूज कर रहे हैं, जब ऐसे पार्टिकल्स, पहली बात उनका साइजेस बड़े हों, है ना, हम उन्हें उठा पाए, ऐसे साइज के हों। सेकेंड, हमारे पास ये होना चाहिए कि उनका साइज अलग है। हमारा जो अनयूजफुल पार्टिकल है वो नॉन यूजफुल पार्टिकल से, यूजफुल पार्टिकल से उनका साइज डिफर करना चाहिए, अलग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए बड़े बड़े फैक्ट्रीज में क्या किया जा रहा है, बैठ के देखिए यूजफुल पार्टिकल्स और नॉन यूजफुल पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं, है ना, इसे हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। नेक्स्ट हमारा जो मेथड ऑफ सेपरेशन है वो है हमारा सीविंग मेथड। सीविंग मेथड यानी कि चालना। ये मेथड बेसिकली डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, है ना। जब हम किसी चीज को चालते हैं तो वो पार्टिकल जो उस चाल, जैसे चलनी है, आपने चलनी देखी होगी, नहीं देखी है तो यहाँ पर देखिए, जो ये चलनी बनी है इसमें छोटे छोटे होल्स है ना। तो ये जो हमारा यूजफुल पार्टिकल होगा,
है ना, वो इस होल के थ्रू पास हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, और जो अनयूजफुल पार्टिकल्स है वो इस चलनी के ऊपर रुक जाएगा। ठीक है, इस मेथड के थ्रू हम नॉन यूजफुल पार्टिकल और यूजफुल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है आप सभी को? चलिए और एक एग्जांपल इसका ये है कि आपने देखा होगा अपने आसपास जब घर बनते हैं तो लोग रेत को डालते हैं, सिर्फ खाने में ही नहीं, है ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सीविंग मेथड छोटे चालने आटे चालने को, बेसन चालने को, सूजी चालने को इतना ही यूज होता है, ऐसा नहीं है। हमारे डे टू डे लाइफ में जब घर कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो लोग रेत को भी चालते हैं, बालू, है ना, बालू को भी चालते हैं। बालू को चालने से एक फाइन, जो बालू का जो कंसिस्टेंसी है वो फाइन हो जाता है, जो भी इसमें मोटे मोटे पार्टिकल्स कुछ पत्थर होते हैं वो पूरे सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट हो जाने से जो घर का कंस्ट्रक्शन ज्यादा इजी हो जाता है, ज्यादा अच्छा हो पाता है। इसीलिए जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा सीविंग है। देखिए यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन के लिए डिफरेंट टाइप्स और यहाँ पे लेबर लगे हुए हैं। लेबर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रेत को चाल रहे हैं। इस रेत को चालने के बाद जो अच्छा पार्टिकल्स होगा, अच्छे रेत के जो कंसिस्टेंसी है उसको ही वो यूज करेंगे। ठीक है, अब जो थर्ड मेथड आता है, फर्स्ट मेथड वाज हैंड पिकिंग, सेकंड सीविंग, थर्ड मेथड इज विनोइंग एंड थ्रेसिंग। विनोइंग एंड थ्रेसिंग कौन सा मेथड है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। बेसिकली ये धान के खेतों में ही किया जाता है और गेहूं के खेतों में भी किया जाता है, बट बेसिकली हम यहाँ पे धान का एग्जाम्पल लेके, धान यानी कि राइस का एग्जाम्पल लेके हम इसको आगे चलेंगे। ठीक है, तो विनोइंग, आप सबने सूपा देखा है, सूपा, सूपा, सूप, आई गेस आप सब इस नाम से अवगत होंगे। सूप जिसे हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं, इसको आगे समझेंगे। Threshing is done by beating the sheaves against the wooden bars to separate the grains from the stalks. Winnowing is the process of removing the husk from the grains and it is done from grains stored from a height on a windy day. ठीक है, चलिए अब विनोइंग क्या है। जब हमारे पास, हम क्या करते हैं, जब हमें खेतों से हमारे पास धान आता है तो धान को हम काट के तो ले आते हैं। धान को काट के लाने के बाद उस धान को बहुत जोर जोर से किसी, जैसे बड़ा सा पार्टिकल होगा बहुत सारा, उसमें हम पीटा जाता है। पीटने से क्या होता है, जितना भी वो जो हमारा जो क्या बोलेंगे उसे, जो घास है, सॉरी, जो हमारा गेहूं की बालियां को खेत से काटा जाता है। काटने के बाद उसे एक किसी भी मोटे पार्टिकल, हैवी पार्टिकल से बार बार मारा जाता है। मारने से क्या होगा, उसकी जो गेहूं की जो धान के दाने हैं वो दाने झड़ जाते हैं। वो धान के दाने उस बालियों से झड़ जाते हैं, झड़ के वो नीचे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। ठीक है, विनोइंग के प्रोसेस से वो अलग हो जाएगा। देखिए ये धान की बालियां है, इसे जैसे ही मारा जाएगा किसी जगह पर तो इसकी जो बालियां है, इससे दाने अलग हो जाते हैं। देख रहे हैं आप सभी को, सारे दाने अलग हो जा रहे हैं और ये जो बालियां है वो उसके हाथ में ही रह जाएगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर भी आपको विजिबल है, जैसे ही वो इस लड़की इसको यहाँ पर मार रही है, मारने से पूरी जो धान की जो बीज हैं वो पूरे नीचे आ जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये भी जानना है, अब इसके बाद थ्रेसिंग क्या होगा। आप सभी ने थ्रेसर का वर्ड सुना होगा, आप सभी ने थ्रेसर वर्ड ही सुना होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या जाता है, पहला तो विनोइंग। विनोइंग यानी कि जब हम सूप का यूज करके किसी को पछोड़ते हैं, है ना, सूप का यूज करके किसी को पछोड़ते हैं तो उसे हम विनोइंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के लिए क्या करते हैं, हम उसमें दाने को अलग कर रहे हैं। आजकल हमारे पास थ्रेसर मशीन्स आ गई हैं जिसमें डायरेक्ट जब हम धान की बालियां डाल देते हैं, हमारे पास जो दाने हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग एंड थ्रेसिंग। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस मैग्नेटिक सेपरेशन। द नेक्स्ट प्रोसेस इज मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन वो कौन सा प्रोसेस है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक सेपरेशन नाम से समझ में आ रहा है, मैग्नेट्स, है ना, यानी कि अपने आसपास आपने ये चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि हम जब मैग्नेट्स यानी कि चुंबकीय चीजों को दूसरे आयरन पार्टिकल्स में जब उसके पास लेके जाएंगे, पास लेके जाने से क्या होगा, अगर हमारे पास चुंबक है उसको हम आयरन पार्टिकल्स यानी कि लोहे पार्टिकल्स के आसपास लेके जाएंगे तो हमें ऑब्जर्व करेंगे कि वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं।
चिपक जाते हैं ना। तो इसी मेथड का यूज करके हमारा नेक्स्ट मेथड आता है मैग्नेटिक सेपरेशन, जहां पर हम इम्प्योरिटीज को थ्रू बिग मैग्नेट्स, लार्ज मैग्नेट सेपरेट करेंगे। तो इसके एग्जांपल्स को भी हम बहुत डिटेल समझने वाले हैं, ध्यान से समझिए। अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा गार्बेज रखा है ना, बहुत बड़ा गार्बेज रखा है, तो उसमें बहुत सारे लोहे के पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत सारे क्या है, लोहे के पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल और हम ले लेते हैं कि अगर एक बाउल है, बाउल में बहुत सारा रेत है, रेत में बहुत सारे लोहे के पार्टिकल्स हैं और हमें उन लोहे के पार्टिकल्स को रेत से अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे, मैग्नेट को उस पूरे रेत के ऊपर घुमाएंगे। मैग्नेट को क्या करेंगे, मैग्नेट को उस रेत के ऊपर घुमाएंगे। जैसे ही हम उस मैग्नेट को रेत के ऊपर घुमाएंगे, हम क्या देख पाएंगे कि जितना भी लोहे का पार्टिकल्स है, आयरन पार्टिकल्स है, वो जाके उस मैग्नेट से चिपक जाए। चिपक जाने से ही हमने सेपरेशन प्रोसेस हो गया। हमने रेत से मैग्नेट्स की मदद से आयरन पार्टिकल को सेपरेट कर दिया। देखिए यहाँ पर वो मैन यही कर रहा है, मैग्नेट को रब कर रहा है। अब मैग्नेट को रब करने से जितना भी सैंड है, सैंड यानी कि बालू, उसमें से पूरा आयरन पार्टिकल सेपरेट हो जा रहा है। यानी कि द मेथड ऑफ सेपरेशन, जहां पर हम मैग्नेट की मदद से आयरन पार्टिकल्स को फ्रॉम अ हीप ऑफ गार्बेज से, सैंड से, कहीं से भी सेपरेट कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन जो मेथड है वो फैक्ट्रीज में भी यूज होता है ना। फैक्ट्री में बड़े बड़े मैग्नेट्स को लेके यूज किया जाता है। इवन जो गार्बेज वाला, जो आपने देखा होगा बड़े बड़े गार्बेज जहाँ पर कलेक्ट होते हैं, यहाँ पर देखिए बड़ा सा फैक्ट्रीज है, यहाँ पर भी अगर हमें मैग्नेट्स से आयरन पार्टिकल्स को अलग करना है तो एक बड़ा सा मैग्नेट लगा दिया गया है ना, बड़ा सा मैग्नेट। ये बड़ा सा मैग्नेट सारे आयरन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेकेंटेशन। डेकेंटेशन मेथड क्या है? अभी तक तो जो भी सुना, अभी आपको लग रहा है सब चीजों का नाम तो हमने सुना है, लगभग आसपास देखा है, पर ये नया मेथड है डेकेंटेशन। डेकेंटेशन से मेथड से हम क्या समझते हैं, सोचिए थोड़ा सा। ये एक ऐसा मेथड है जहां पर हम जब पार्टिकल्स को, यानी कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं लिक्विड को जब हमने एक किसी पार्टिकल में पोर किया तो क्या होता है, कुछ देर तक तो वो हिलता रहता है ना। कोई भी ग्लास आप पानी लो वापस रखो, थोड़ी देर तक उसमें मूवमेंट होता रहता है, पर कुछ देर के बाद वो ग्लास शांत हो जाता है, उसके अंदर के वाटर में कोई मूवमेंट नहीं होता। और अगर उसी वाटर को मैं 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दूं तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कुछ कण होती हैं, वो उसके नीचे में सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, क्लियरली विजिबल है आपको। यहाँ पर देखिए एक ग्लास ऑफ वाटर है, इस ग्लास ऑफ वाटर में डस्ट पार्टिकल्स है, ये यहाँ पर सेटल डाउन हो गया, दिख रहा है आपको, यहाँ पर सेटल डाउन हो गया इसके डस्ट पार्टिकल्स, है ना। उसके बाद अगर मुझे सेपरेट करना है तो मैं क्या करूंगी, दोबारा इसको दूसरे ग्लास में पोर करूंगी और तब तक पोर करूंगी जब तक ये नीचे वाला रह ना जाए, बाकी सब पानी इसमें चला जाए। तो इस मेथड से हमने कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमने उस ग्लास ऑफ वाटर को छोड़ दिया अपनी जगह पे, हमने उसमें कोई मेथड यूज नहीं किया। बाय नेचर ऑटोमेटिकली जो हेवियर पार्टिकल्स थे वो सेटल डाउन हो गए और जो लाइटर पार्टिकल था वो ऊपर आ गया। तो हम डे टू डे लाइफ में भी हम इस मेथड का यूज करके पत्थर को सेपरेट कर सकते हैं, है ना। हम अपने डेली लाइफ में जो पत्थर होता है, जो चावल से हम पत्थर को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का काफी तरीके से यूज करते हैं। इवन जब हम पानी भरते हैं, हम हैंड पंप से कभी पानी भरेंगे तो उसमें जंग के पार्टिकल्स आ जाते हैं। उन जंग के पार्टिकल्स को भी अगर हम सेपरेट करना है तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। जो भी जंग का पार्टिकल्स होगा, लोहे का पार्टिकल्स, वो पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप उस पानी को कहीं और पोर करके उस इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आई गेस आपको डेकेंटेशन समझ में आ गया होगा। Remove the water in the upper layer and pour in the beaker in such a way that sand settle at the bottom does not move. This method is called decantation. यानी कि इस मेथड से हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने इसको स्टेबल छोड़ दिया, स्टेबल छोड़ने के बाद जो इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो गई थी, उन इम्प्योरिटीज को हम रहते हुए उसको दूसरे ग्लास में पोर कर देते हैं। ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है हमें, धीरे से उसको पोर कर देंगे और पोर करते ही जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो रिलीज ऑफ हो जाती हैं। ठीक है, आई गेस आपको ये 5 मेथड्स ऑफ सेपरेशन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
पर इसके सेकेंड पार्ट में हम बाकी जो हमारे मेथड सेपरेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आगे हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखने धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उमंग कोचिंग क्लासेस और सब बच्चों तक पहुंच पाए। वीडियो को अंत तक देखने धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर एक बच्चे के पास नॉलेज हो और हर एक बच्चा इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ पाए। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे।